चीफ की दावत बहुत ही मशहूर कहानी है भीष्म साहनी जी की, उसको लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। बेसिकली यह कहानी शिक्षित पीढ़ी की अशिक्षित आचरण की कहानी है। स्वतंत्रोत्तर लेखकों की भांति भीष्म साहनी जी भी मानवीय मूल्यों के सदैव हिमायती रहे हैं, साथ ही साथ साहित्य के प्रमुख स्तंभकारों में से एक रहे हैं। एक कथाकार के रूप में भीष्म साहनी पर यशपाल और प्रेमचंद की गहरी छाप है। तो आइए सबसे पहले कथानक को देखते हैं, तदोपरांत कथा शिल्प और साहित्यिक समीक्षा अथवा विवेचना को देखेंगे। तो आइए कथानक की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में ही सामनाथ एक नौकरी पेशा आदमी है। हर नौकरी करने वाले आदमी की यही इच्छा होती है कि वह तरक्की करके ऊंचे पद पर पहुंच जाए। सामनाथ भी नौकरी में तरक्की करना चाहता है। एक मध्यम वर्गीय पंजाबी परिवार का सदस्य होने के कारण उसके घर का वातावरण भी वैसा ही है जैसा कि एक आम पंजाबियों के हैं देखा जाता है। सामनाथ जिस फर्म में काम करता है उसका चीफ कोई अमेरिकी है। सामनाथ ने एक दिन अपने घर पर चीफ की दावत का आयोजन किया। उस दिन सामनाथ और उसकी पत्नी को दावत के लिए भाग दौड़ करते करते पसीने पोंछने की फुर्सत तक नहीं मिली। चूंकि चीफ साहब आज घर आने वाले हैं, इसलिए घर को सुव्यवस्थित तथा रुचिकर बनाने के लिए घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे या तो पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा। अब एक बड़ी समस्या बूढ़ी माँ बन गई थी, जिसको कहाँ छिपाया जाएगा। वह हर समय दरवाजे पर बैठी माला फेरती रहती है। सामनाथ और उसकी आधुनिक पत्नी दोनों मिलकर सोचने लगते हैं इस बुढ़िया को कहाँ छिपाया जाए। चूंकि बुढ़िया निरक्षर है, इसलिए उसे छिपाने के लिए बातें हिंदी में न होकर अंग्रेजी में होती है। सामनाथ माँ को छिपाने की हर कोशिश करते हैं। वे इस कमरे से उस कमरे में उसे छिपाने का अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। फिर भी दोनों पति पत्नी आशंकित रहते हैं कि कहीं चीफ ने माँ को देख लिया तो क्या होगा। वे चीफ के नाराज हो जाने की शंकाओं से कांप भी उठते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं यहाँ पर सामनाथ का अपना स्वार्थ होता है। दूसरी तरफ बेटे के चीफ साहब घर आने वाले हैं, इसलिए माँ का भी दिल धड़कता रहता है। वह बेटे की असुविधा पर लज्जित होती है और उसके हर निर्देश का पालन करने के लिए तैयार रहती है। शाम की वह घड़ी आखिर आ ही गई जब चीफ साहब सामनाथ के घर आए। एक कामयाब पार्टी के तौर पर इसमें भी ड्रिंक चल रहा था। पार्टी सफलता का शिखर चूमने लगी। वार्तालाप उसी रौ में बह रहा था जिस रौ में गिलास भरे जा रहे थे। कहीं कोई रुकावट न थी, कोई अड़चन न थी। साहब को विस्की बहुत पसंद आई। मेम साहब को पर्दे पसंद आए थे। सोफा कवर का डिजाइन पसंद आया था। कमरे की सजावट पसंद आई थी। इससे बढ़कर क्या चाहिए। साहब तो ड्रिंक के दूसरे दौर में ही चुटकुले और कहानियां कहने लग गए थे। दफ्तर में जितना रोब रखते थे, यहाँ पर उतने ही दोस्त परवर हो रहे थे। और उनकी स्त्री काला गाउन पहने, गले में सफेद मोतियों का हार, सेंट और पाउडर की महक से ओत प्रोत कमरे में बैठी सभी देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र बनी हुई थी। और इसी रौ में पीते पिलाते 10:30 बज गए। आखिर सब लोगों ने अपने अपने गिलास में से आखिरी घूंट पीकर खाना खाने के लिए उठे और बैठक से बाहर निकले। आगे आगे सामनाथ रास्ता दिखाते हुए, पीछे पीछे चीफ और दूसरे मेहमान। बरामदे में पहुंचते ही सामनाथ सहसा ठिठक गया। जो दृश्य उन्होंने देखा उससे उनकी टांगें लड़खड़ा गई और क्षण भर में सारा नशा हिरन होने लगा। बरामदे में एन कोठरी के बाहर माँ अपनी कुर्सी पर ज्यों की त्यों बैठी थी, मगर दोनों पांव कुर्सी की सीट पर रखे हुए थे। सिर बाएं से दाएं और दाएं से बाएं झूल रहा था और मुंह में से लगातार गहरे खर्राटे की आवाज आ रही थी। कहानी आगे बढ़ती है और चीफ उनकी माँ को, सामनाथ की माँ को देख करके कहता है, पुअर डियर। माँ हड़बड़ाकर उठ बैठी। सामने खड़े इतने लोगों को देखकर ऐसे घबराई कि कुछ कहते न बना। झट से पल्ला सिर पर रखती हुई खड़ी हो गई और जमीन को देखने लगी। उनके पांव लड़खड़ाने लगे और हाथों की उंगलियां थरथर कांपने लगी। चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वह खड़े खड़े बोले, नमस्ते। माँ भी झिझकते हुए उनके नमस्ते का अभिवादन की, लेकिन वह ठीक से नहीं कर पाई। इससे सामनाथ खिन्न हो उठे। फिर चीफ ने माँ से हाथ मिलाने की कोशिश की और सामनाथ ने माँ से कहा कि हाथ मिलाओ, पर हाथ कैसे मिलाती। दाएं हाथ में तो माला थी। घबराहट में माँ ने बायां हाथी साहब के दाएं हाथ में रख दिया। इसी तरह की घटनाओं के साथ कहानी आगे बढ़ती रहती है और
बाद में वातावरण हल्का होने लगता है। साहब ने स्थिति संभाल ली थी, लोग हंसने चहकने लगे थे। सामनाथ के मन में क्षोभ भी कुछ कम होने लगा था। बेटा जिस माँ को उपेक्षित समझकर कहीं डाल देना चाहता था, वह माँ बेटे के मनोभावों को समझती हुई भी उसके कार्य में हर तरह का सहयोग करने के लिए तत्पर है। लेकिन कहानी में सहसा सुंदर दृश्य अब प्रस्तुत होने लगता है। जिस माँ को फालतू सामान की तरह इधर उधर छिपाने का प्रयास किया जा रहा था, वही माँ चीफ साहब का मन मोह लेती है अपने सुंदर गीत के द्वारा और चीफ की दावत का श्रृंगार बन जाती है। कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आइए आप कहानी के कथा शिल्प और समीक्षा को देखते हैं। इस कहानी में सामनाथ, उसकी पत्नी और बूढ़ी माँ, सामनाथ का चीफ और उसकी पत्नी मुख्यतः पात्र हैं। लेकिन अगर कहानी को देखा जाए कि किनके इर्द गिर्द घूम रही है, तो एक सामनाथ और दूसरा उसकी बूढ़ी माँ ही इस कहानी के केंद्र में है। भीष्म जी ने अपनी इस कहानी चीफ की दावत में पात्रों को कम रख करके कहानी के चरित्र चित्रण पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया है। कहानी जिस हिसाब से कम पात्र होने के कारण से अच्छे तरीके से सुचारू होती है, उतना ज्यादा पात्र होने पे अच्छे तरीके से सुचारू नहीं हो पाती है। इस हिसाब से अगर कहा जाए तो चीफ की दावत चरित्र चित्रण की दृष्टि से एक सशक्त कहानी है। चीफ की दावत कहानी की समीक्षा करते हुए डॉक्टर नामवर सिंह ने लिखा है, नए कहानीकारों में भीष्म साहनी में एक ही साथ इन दोनों विशेषताओं का सर्वोत्तम सामंजस्य मिलता है। एक इकाई के रूप में उनकी कहानियां अत्यंत गठित होती हैं, साथ ही प्रायः किसी न किसी प्रकार की विडंबना को व्यक्त करती हैं और यह विडंबना किसी न किसी रूप में हमारे वर्तमान समाज के व्यापक अंतर्विरोध की ओर संकेत करती हैं। चीफ की दावत कहानी को गहराई में जाकर देखने से माँ एक चरित्र से आगे जाकर प्राचीनता का प्रतीक भी लगती है। समग्र रूप में कहानी अपनी सार्थकता में सफल है। आइए अब अगले बिंदु कथोपकथन अथवा वार्तालाप के तरफ चलते हैं, देखते हैं इसमें कहानी की क्या स्थिति है। अगर कथोपकथन की बात किया जाए तो चीफ की दावत कहानी का यह हिस्सा पात्रों के अनुकूल बहुत सुंदर जान पड़ता है। भीष्म साहनी की भाषा पात्रों के कथोपकथन में जान डालने वाली है। कुछ संवाद आपके लिए दृष्टव्य हैं। माँ, आज तुम खाना जल्दी खा लेना, मेहमान लोग 7:30 बजे घर आ जाएंगे। दूसरा देखिए, माँ ने धीरे से मुंह से दुपट्टा हटाया और बेटे को देखते हुए कहा, आज मुझे खाना नहीं खाना है बेटा, तुम जानते तो हो मांस मछली बने तो मैं कुछ भी नहीं खाती। तीसरा देखिए, जैसे भी हो अपने काम से जल्दी निपट लेना। अच्छा बेटा। उपरोक्त संवाद में माँ और बेटे के मनोभावों की सुंदर ढंग से प्रस्तुति हुआ है। इसके अलावा कहानी में अंग्रेजी संवाद की भी एक झलक दिखाई पड़ती है, जिसमें चीफ द्वारा निपर बुढ़िया से अंग्रेजी में सवाल पूछा जाता है। आइए कुछ उन संवादों को भी देखते हैं। जैसे पहला, मगर तब तक चीफ माँ का बायां हाथ हिलाकर पूछ रहे थे, हाउ डू यू डू। कहो माँ, तुम ठीक हो, खैरियत से हो। माँ कहती है, मैं ठीक हूं। कहो माँ, हाउ डू यू डू। माँ धीरे से सकुचाते हुए बोली, हाउ डू डू। एक बूढ़ी विधवा के मुंह से अंग्रेजी के टूटे फूटे वाक्य कैसे लगते हैं, यह देखने लायक है। इसी तरह के संवादों से कहानी भरी हुई है। संवाद वास्तविकता के धरातल पे उतरे हुए जान पड़ते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चीफ की दावत में कथोपकथन अर्थात वार्तालाप एक सही दिशा में यथार्थ के धरातल पे हुआ है, जिसके कारण यह कहानी और रोचक हो जाती है। आइए अब अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। अगला बिंदु भाषा शैली है। चीफ की दावत में भीष्म साहनी की भाषा चुस्त और शैली संवादों से भरी हुई है। भीष्म जी को कहीं भी भाषा को गढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसकी भाषा अत्यंत ही सरल है। भीष्म जी ने शिक्षित पीढ़ी की अशिक्षित आचरण को जीवंतता से पेश किया है। उदाहरण के तौर पर मुझे जो पसंद है पंक्ति, वह आपको पढ़ के बताता हूँ। देखिए, साहब तो ड्रिंक के दूसरे दौर में ही चुटकुले और कहानियां कहने लग गए थे। दफ्तर में जितना रोब रखते थे, यहाँ उतने ही दोस्त परवर हो रहे थे
और उनकी स्त्री काला गाउन पहने गले में सफेद मोतियों का हार, सेंट और पाउडर की महक से ओत प्रोत कमरे में बैठी सभी देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र बनी हुई थी। दोस्तों, यह इनकी भाषा शैली के संबंध में समीक्षा थी। आइए अब अगले बिंदु नामकरण और उद्देश्य के तरफ बढ़ते हैं। अक्सर प्रश्नों बन के आते हैं कि इस कहानी का उद्देश्य क्या है, इस कहानी का नामकरण कितना उचित है, इस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो आइए अब इसके अगले बिंदु नामकरण और उद्देश्य दोनों को एक साथ ही देखते हैं। भीष्म साहनी जी ने चीफ की दावत कहानी का नामकरण मुख्य कथा वस्तु को आधार मानकर किया है। शीर्षक काफी आकर्षक है। शीर्षक से ही पता चल जाता है कि चीफ की दावत किस तरह रही होगी। चीफ नाम भारत में बहुत कम प्रयोग होता है। यह विदेशी शब्द है, अंग्रेजों का शब्द है, और अंग्रेजों की जो भी दावत होती है उसमें शराब और मांस मदिरा चलना आम बात है। वह भी चीफ कोई भारतीय अफसर न होकर विदेशी है, जिसके कारण चीफ की दावत में पश्चिमी सभ्यता की नकल साफ स्पष्ट दिखाई पड़ती है। ऐसी दावतें हमारे महानगरीय जीवन में अपने आला अफसरों को खुश रखने के लिए उनके मात हथों द्वारा अक्सर आयोजित की जाती है। चीफ देसी हो या विदेशी हो, पर स्वागत का तरीका पश्चिमी ही होता जा रहा है। कहानी का नायक सामनाथ अपने चीफ को खुश करने के लिए हर तरह का त्याग करने हेतु तत्पर दिखलाई पड़ता है। कहानी की एक प्रमुख विशेषता है कि इसकी रोचकता जो पाठक को बांधे रखती है। और अगर ध्यान से देखा जाए तो चारों तरफ कहानी में चीफ के दावत की ही तैयारी चल रही है। अतः हम कह सकते हैं कि नामकरण के हिसाब से कहानी का शीर्षक चीफ का दावत सर्वथा उपयुक्त है। आइए अब इस कहानी के उद्देश्य के तरफ चला जाए। चीफ की दावत कहानी का उद्देश्य मध्यम वर्ग के नौकरी पेशा लोगों की मनोवृत्ति को उजागर करना है। लेखक जिन मूल्यों को दर्शाना चाहता है उसे पूरी तरह दर्शाने में सफल हुआ है। पाश्चात्य विचारों और व्यवहार के कारण नष्ट होते हुए भारतीय आदर्शों की तरफ भी इंगित किया है। लेखक बूढ़ी माँ को इस प्राचीनता का आदर्श के रूप में चित्रित करना चाह रहा है और ऐसा ही इसके उद्देश्य में हुआ भी है। आज के समाज में इस कहानी के द्वारा एक करारा चोट भी है। आज समाज में इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही है, जिसके कारण यह कहानी आज के समाज में अत्यंत ही प्रासंगिक है। अतः हम कह सकते हैं कि कहानी का उद्देश्य आज भी समाज में उतना ही व्यापक है जितना पहले था, बल्कि यह कहें कि आज उससे ज्यादा है तो ज्यादा उचित होगा। आइए अब कहानी का निष्कर्ष देखते हैं। चीफ की दावत कहानी एक मार्मिक कहानी है। कहानी कला की समस्त विशेषताओं से परिपूर्ण सज्जित है। सामनाथ और बूढ़ी माँ का चरित्र चित्रण मनोवैज्ञानिक धरातल पर उतरा हुआ दिखाई पड़ता है। लेखक अंततः यह दिखलाने में सफल हो जाता है जिस माँ से दावत फीकी होने की संभावना थी, अंत में वही माँ चीफ की दावत का श्रृंगार बन जाती है। यह विरोधाभास भीष्म साहनी की कहानी में यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस यात्रा के साथियों, चीफ की दावत कहानी का कथानक, कथाशिल्प और समीक्षा यहाँ पे खत्म होती है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।